नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एमपी बोर्ड की जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली थी 30 अप्रैल और 1 मई से, वो अब जून में होगी। इस संबंध में आज माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। और आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन से भी 100% एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से समझते हुए चलिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का कि अधिशोषक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि सतह रसायन चैप्टर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं कि सतह रसायन हम किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना, कि किसी भी ठोस द्रव की जो सतह होती है, ये मान लीजिए इसकी सतह है, इसके सतह से संबंधित जो गुणों का अध्ययन करते हैं वो हम सतह रसायन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? सतह रसायन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यह कोई ठोस है, यह कोई ठोस है, इसके ये अणु है। अगर इसकी सतह पर ध्यान रखिएगा, इसकी सतह पर बाहर से कोई ठोस या द्रव के कण आकर इस सतह पर जम जाते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि अधिशोषक किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषक क्या कहलाएगा, समझिए। अधिशोषक ठोस जो गैस, वाष्प या किसी विलयन से विलयों को अधिशोषित करते हैं। समझना आप लोग, अधिशोषक क्या होगा? अधिशोषक ठोस जो कि गैस, वाष्प या किसी विलयन से क्या करते हैं? विलयों को अधिशोषित करते हैं, अधिशोषक कहलाते हैं, एडसॉर्बेंट कहलाते हैं। जैसे जंतु चारकोल, सिलिका जेल आदि। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसे हम कहेंगे अधिशोषक। क्या कहेंगे? अधिशोषक, ठीक है ना। अधिशोषक क्या होता है? जो गैस, वाष्प या किसी विलयन से विलयों को अधिशोषित करते हैं, अधिशोषक कहलाते हैं, जैसे कि जंतु चारकोल या फिर सिलिका जेल आदि। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि अधिशोष्य क्या है। दोनों चीजों को समझेंगे, एक होता है अधिशोषक, एक होता है अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या होगा? गैस, वाष्प या विलय के अणु, किसके? गैस के, वाष्प के, विलय के अणु जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए, एक बार पुनः समझें कि ये कोई ठोस है और ये इसके अणु है, समझना। तो यहाँ इसकी ये वाली जो परत है, ये वाली परत, ठीक है, ये किसी ठोस की परत है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी या तो गैस के अणु या फिर किसी द्रव के अणु जब इस पर आएंगे, तो समझिए आप लोग, अधिशोष से क्या होगा? ये जो गैस और द्रव के अणु इसकी सतह पर आते हैं, तो जो अणु यहाँ पर अधिशोषित होंगे, इन कणों को हम बोलेंगे अधिशोष्य। और इस सतह पर जो क्रिया होगी, आपको ध्यान रखना, ये पूरी संपूर्ण क्रिया तो अधिशोषण कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिशोषक बोलते हैं, ठीक है ना। तो अधिशोष्य क्या हो जाएगा? गैस, वाष्प या विलय के अणु जो ठोस की सतह पर क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक किसे कहेंगे, आप इसको समझिए। तो उत्प्रेरक क्या होता है? आप लोग जानते हो कि उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, और स्वयं अंत में रासायनिक दृष्टि और भार के अनुसार अपरिवर्तित होते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक हम जानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? उत्प्रेरक 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? आप लोग जानते हो, पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? धनात्मक, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया की वेग को घटा देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। लेकिन अब देखो, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, ठीक है ना। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? जो किसी दूसरे जो उत्प्रेरक होता है ना, उस उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा देता है, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। आइए समझते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, समझेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, लेकिन ये वर्धक उत्प्रेरक क्या करता है? उस उत्प्रेरक की क्षमता को ही बढ़ा देता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्धक उत्प्रेरक, ठीक है ना। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो,
अमोनिया बनाने की हेबर विधि है। हेबर विधि से अमोनिया निर्माण की विधि में जो Fe है, तो यहाँ पे अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि है, इसमें जो आयरन है, ये आयरन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आयरन तो उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन जो मॉलिब्डेनम होता है ना, ये इस आयरन की क्रियाविधि को बढ़ा देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ाते हैं, उन्हें हम वर्धक उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस पूरी अभिक्रियाओं में आपको ध्यान रखना है कि ये आयरन तो उत्प्रेरक है, लेकिन मॉलिब्डेनम जो है वो वर्धक उत्प्रेरक है, ठीक है ना। तो मॉलिब्डेनम वर्धक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ से रिएक्शन देखिए, तो ये जो है N2+3H2, यहाँ से आप देखिए ये हमारी कौन सी है, हेबर विधि। तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लिखते हैं Fe। तो यहाँ से जो आयरन है ये तो उत्प्रेरक काम कर रहा है, लेकिन ये जो मॉलिब्डेनम है, ये मॉलिब्डेनम है, ये इस आयरन की क्रियाविधि को बढ़ा रहा है। तो ये MO जो होगा वो होगा यहाँ से उत्प्रेरक वर्धक या वर्धक उत्प्रेरक, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताते हुए चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक विष किसे कहेंगे, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। तो उत्प्रेरक विष में याद रखिएगा, उत्प्रेरक विष क्या होगा। उत्प्रेरक विष में आपको ध्यान रखना है, जो किसी भी उत्प्रेरक है उसकी क्या करेगा, क्रियाविधि को कम कर देगा। क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। इसको समझिए आप लोग ध्यान से कि वे पदार्थ, ठीक है ना, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ से एग्जाम्पल याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 निर्माण की जो शीश कक्ष विधि होती है, उसमें AS2S3 जो है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो ये उत्प्रेरक विष का एग्जाम्पल, इसको याद रखिए, AS2S3 ये क्या करता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है, जो कि क्या करेगा, उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को कम कर देता है। क्लियर है। जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा वो उत्प्रेरक वर्धक, जो कम करेगा वो उत्प्रेरक विष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं दो पायसी कारकों के आपको नाम बताना है। तो गोंद, प्रोटीन, एल्यूमिनियम और साबुन, ये सब क्या है, ये पायसी कारक होते हैं। क्या होते हैं, ये पायसी कारक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिलेटिन का क्वेश्चन है, जिलेटिन का अधिकतर प्रयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, कोलाइडी कणों की स्थायित्व, ठीक है, उनके स्थायी बनाने के लिए तथा क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है। जिलेटिन का प्रयोग जो है वो आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, तो कोलाइडी कणों के स्थायित्व के लिए तथा क्रिस्टलीकरण के लिए हम क्या करते हैं, जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पायस किसे कहते हैं। क्वेश्चन समझिए आप कि पायस क्या है। तो आप लोग जानते हो, द्रव का द्रव में जो विलयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, आपको मैंने बताया है पहले कि जैसे मान लीजिए हमारा विलयन है, ठीक है, क्या हमारा विलयन होता है। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा विलेय और एक होता है हमारा विलायक। क्या हो जाएगा, विलेय और विलायक होते हैं हमारे। तो इन विलेय और विलायक में आप लोग समझेंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन, यदि हम कोलाइडी विलयन होता है तो कोलाइडी विलयन में भी विलेय जो होता है उसकी जगह होता है परिक्षिप्त अवस्था और विलाय की जगह होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो यहाँ से है कि पायस क्या होगा, ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब दोनों कैसे होंगे, दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, पायस कहलाते हैं। इसकी जगह पे आप सिंपल एक बात और बोल सकते हो कि द्रव और द्रव का विलयन जो है वो पायस कहलाता है, जिसमें दोनों घटक कौन से होते हैं, द्रव होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं, ठीक है ना। इसके आगे देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जल की अधिक मात्रा को तेल की थोड़ी सी मात्रा के साथ मिलाकर रखने पर पायस बन जाता है। तो ये भी आप देखो कि यहाँ से जल और यहाँ से तेल दोनों ही क्या हैं, द्रव हैं, दोनों क्या हैं, ये दोनों द्रव होते हैं। तो द्रव का द्रव में जो मिश्रण होता है वो पायस कहलाता है। पायस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या माना जाता है, दूध माना जाता है, ठीक है, जो कि जल और वसा से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि जियोलाइट क्या है, ठीक है ना। आपको बताना है कि जियोलाइट क्या है। जियोलाइट क्या है, वे किस प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जियोलाइट, आंसर देखिए इसका, जियोलाइट महत्वपूर्ण आधुनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है। क्या है ये, आधुनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है। ये सूक्ष्म रंध्रों वाले छिद्र, यह सूक्ष्म रंध्र वाले एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं ये, एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं,
जिनका कि सामान्य सूत्र क्या होगा, एम एक्स, एम यहाँ से कोई धातु है, AlO2 और एक्स यहाँ से इसकी संख्या है, SiO2 ये इनकी संख्या है, इंटू क्या हो जाएगा, MH2 होता है। तो ये आप इनका फार्मूला याद रखिएगा, किसका, जियोलाइट का, ठीक है ना। इनका उपयोग जो है हाइड्रोकार्बन के भंजन, जिससे कि आप लोग जानते हो पेट्रोलियम, डीजल अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग हाइड्रोकार्बन के भंजन और पेट्रोलियम उद्योग में समावैवीकरण में होता है। कहाँ होता है इनका उपयोग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के भंजन और पेट्रोलियम उद्योग में समावैवीकरण में होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो करंट होती है, ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इनका, किसका, जियोलाइट का, ठीक है। तो जियोलाइट क्या हो जाएगा बच्चों, ये आधुनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म रंध्रों वाले, ठीक है। और इनका उपयोग हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। तो ये हैं बच्चों हमारे जियोलाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए आप लोग। स्वर्ण संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इससे क्या निर्धारित होता है, स्वर्ण संख्या से। इसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो टफ है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए आप लोग। तो क्या होगा, यह है मिलीग्राम में, किसमें, यह है मिलीग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। स्वर्ण संख्या की परिभाषा देखिए, यह मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा है, क्या है यह, मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड आप लोग जानते हो, जो किसी की भी क्या करते हैं, रक्षण शक्ति को कम कर देते हैं। तो यह मिलीग्राम में रक्षी कोलाइडों की वह मात्रा है जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइडी विलयन में 10, ठीक है, अच्छे समझिए, जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइडी विलयन में 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर 1 मिलीलीटर NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है। यहाँ तक आप इसको डबल से अच्छे समझिए, इंपॉर्टेंट है ये कि स्वर्ण संख्या है क्या। यह मिलीग्रामों में, समझना किसमें, यह मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा है जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइडी विलयन में, यहाँ तक याद करेंगे, यह मिलीग्रामों में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा है जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइडी विलयन में 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर उसका 1 मिलीलीटर जो है NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, ठीक है। ये स्वर्ण संख्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए स्वर्ण संख्या अधिक होने पर रक्षण शक्ति कम होती है, याद रखिएगा, स्वर्ण शक्ति यदि अधिक है तो रक्षण शक्ति कैसे हो जाएगी, कम होगी। अतः यह द्रव्य स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति को क्या करता है, निर्धारित करता है, क्या करता है, यह द्रव्य स्नेही कोलाइडों की रक्षण शक्ति को कम करता है। उदाहरण देखिए, जो जिलेटिन होता है इसकी स्वर्ण संख्या का मान कितना होता है, 0.005 से लेके 0.01, तथा डेक्सट्रीन की होती है 6 से 20 स्वर्ण संख्या। जिलेटिन की रक्षण शक्ति सर्वाधिक होती है और डेक्सट्रीन की रक्षण शक्ति कैसी होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कटे स्थान से बहते रक्त को रोकने के लिए, ठीक है, कटे हुए स्थान से जो रक्त बह रहा है उसे रोकने के लिए FeCl3 का विलयन प्रयुक्त होता है, क्यों, फेरस क्लोराइड का विलयन प्रयुक्त किया जाता है, क्यों। आंसर देखिएगा इसका, Fe3+ जो आयन है वो कैसा होता है, धनावेशित आयन होता है, और रक्त के कण कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये चीज़ समझिए अच्छे से, Fe3+ जो है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, जबकि रक्त के कण जो हैं वो ऋणावेशित होते हैं। रक्त के कण जो हैं Fe3+ आयन द्वारा स्कंदित होकर थक्के के रूप में जम जाते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का जो बहना है वो बंद हो जाता है। इसलिए रक्त को बहने से रोकने के लिए हम FeCl3 का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, रक्त के कण जो है वो Fe3+ विलयन के साथ क्या करते हैं, स्कंदित होकर थक्के के रूप में जम जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव, कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट IMP है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को समझते हैं, तो टिंडल प्रभाव क्या है, इसके कारण और उदाहरण लिखिए। टिंडल प्रभाव देखेंगे, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरण के जाने से, यदि कोई कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में से किसी प्रकाश की किरण को हम गुजारते हैं, तो प्रकाश की किरण जाने से प्रकाश जो इसका मार्ग है ना, किरण के मार्ग में जो प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, रोशनी,
प्रदीप्ति उत्पन्न होती है उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सरल समझिए, यदि कोई कोलाइड विलयन है उसमें से प्रकाश की किसी किरण को गुजारते हैं और उस प्रकाश को गुजारने पर यदि जो मार्ग है वो मार्ग कैसा हो जाता है, प्रदीप्ति, मतलब उसमें रोशनी उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, कोलाइडी कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिएगा क्या होता है, कोलाइडी कणों द्वारा क्या हो जाता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये इसका कारण है। यदि क्वेश्चन आता है कि टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो आपको याद रखना है टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइड विलयन में से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है और यदि ये जो मार्ग है वो प्रदीप्त हो जाता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक चीज़ और याद रख सकते हो, इस प्रभाव को सबसे पहले जे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी पता लगाया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण समझिए। ठीक है ना। कमरे में किसी छेद से आती हुई सूर्य किरणों में धूल के कणों का चमकना भी टिंडल प्रभाव का कारण है। नेक्स्ट है आसमान का नीला होना, समुद्री जल का नीला दिखना, ये सब है कोलाइडी धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, एग्जाम पे जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये सब किसके हैं, टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सॉल तथा जेल किसे कहते हैं, सॉल तथा जेल। तो सॉल क्या होगा समझिए आप लोग, जब कोई ठोस किसी द्रव्य में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है, समझिए, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ठोस का द्रव्य विलयन, ठोस का द्रव्य विलयन। अभी आपको मैंने बताया था कोलाइडी विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक परिक्षिप्त होता है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। तो जब दोनों द्रव होते हैं तो पायस बन जाता है। अब हमें पढ़ना है सॉल तथा जेल। समझिए आप लोग कि जब कोई ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर क्या बनाता है, कोलाइडी विलयन बनाता है, तो उसे हम सॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम सॉल कहते हैं। जब कोई ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो उसे हम सॉल कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड का जल में बना कोलाइडी विलयन। ठीक है ना। अब जेल समझिए, जेल इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब कोई द्रव, यहाँ पे क्या था, जब कोई, ठीक है, ठोस, तो यहाँ पे क्या है, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेल कहते हैं। इसके उदाहरण जेली, पनीर, मक्खन, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा ये सब जेल के उदाहरण हैं। ठीक है, जेली है, पनीर और मक्खन, ये सब किसके उदाहरण बच्चों, ये जेल के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब कि कोलाइडी विलयन कैसे कहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। तो देखिए वे विलयन जिनमें विलय के कणों का व्यास, यहाँ पे आप इसको 5 कर लीजिए, वे विलयन जिनमें विलय के कणों का जो व्यास है 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ होता है, तथा विलय के कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁷ से लेके 10⁻8 होता है, ये कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना बच्चों, वे विलयन जिनमें विलय के कणों का व्यास इतना और विलय के कणों का व्यास ये होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलयन। आगे देखिए, इस प्रकार के विलयन आंख से दिखाई देने पर कैसे होते हैं, समांगी दिखाई देते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाने पर समांग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब यहां से आप समझिए इसको, निम्न पदार्थों में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम लिखिए। आपको धुआं, कोहरा, पायस, ये सब बताना है, रंगीन कांच वगैरह। तो आइए इसको देखते हैं, हम यहां से समझते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, ये जो है तो पदार्थ हमारा कौन सा है, धुआं है। अब इसमें परिक्षिप्त अवस्था, ये क्या है, ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, एरोसॉल। क्या हो जाएगा, एरोसॉल। इसी प्रकार पदार्थ हमारा कोहरा, इसमें परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या है यहाँ पर, गैस, ये क्या कहलाएगा, द्रव, एरोसॉल कहलाता है। अब अगला है दूध। तो आप लोग जानते हो परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, नाम क्या होगा इसका, पायस। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा है रंगीन कांच, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है, और नाम क्या हो जाएगा इसका, ठोस सॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मिसेल क्या होता है। ठीक है, मिसेल समझिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मिसेल को समझते हैं। मिसेल क्या होता है, जब किसी कोलाइड के सांद्र विलयन में, याद रखिए बच्चों, जब किसी कोलाइड के सांद्र विलयन में यौगिक के अणु जो है वो समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को यहाँ से अच्छे समझिए आप लोग कि जब किसी भी कोलाइड के सांद्र विलयन में यौगिक के जो अणु हैं वो समूह के रूप में पाए जाते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम मिसेल कहते हैं।
जब किसी कोलाइड के सांद्र विलयन में यौगिक के जो अणु हैं वो समूह के रूप में पाए जाते हैं तो इस अवस्था को हम मिसेल कहते हैं। संयुग्मित कोलाइड के अणुओं में द्रव स्नेही और द्रव विरोही समूह उपस्थित होते हैं। यह उभय स्नेही होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोडियम स्टीयरेट। अगला क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? क्वेश्चन क्या है? एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक आप लोग जानते हो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इसमें जुड़ा हुआ एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होंगे? उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो अनेक रासायनिक और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखो एक चीज समझना पहले, यदि एंजाइम किसे कहेंगे तो इसी में इसका आंसर भी है कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। और यही एंजाइम जब अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, तो इन्हें हम एंजाइम उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में खटाई डालने पर वह फट जाता है, क्यों? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, दूध बसा का जल में पायस है। आपको मैंने अभी पायस बताया था, पायस का उदाहरण क्या बताया था आपको? दूध बताया था। द्रव का द्रव में, और दो द्रव इसमें कौन से होते हैं? एक होता है बसा और एक होता है इसमें जल। तो आपको समझना, जो दूध है वो बसा का जल में क्या है? पायस है। इसमें एल्ब्यूमिन तथा केसीन पायसी कारक हैं। ये दो नाम अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या क्या है? एल्ब्यूमिन और केसिन जो है वो पायसी कारक हैं। जब इसमें खटाई मिलती है तो इनका जो है स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है और थक्का जम जाता है। इस प्रकार दूध में खटाई मिलाने से वह फट जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? दूध जो है वो बसा का जल में पायस है। इसमें एल्ब्यूमिन तथा केसिन पायसी कारक होते हैं और जब इनमें खटाई मिलाई जाती है तो इनका स्कंदन हो जाता है और यह थक्का बना देता है और दूध फट जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्टीकरण क्या है? क्वेश्चन क्या है? पेप्टीकरण। इसे समझिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ताजे बने हुए अपक्षेप को कोलाइडी रूप में कुछ मात्रा में उपयुक्त वैद्युत अपघट्ट मिलाकर परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। क्या करेंगे हम? ताजे बने हुए अपक्षेप को कोलाइडी रूप में कुछ मात्रा में अपन क्या करेंगे? वैद्युत अपघट्ट मिलाकर परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। ताजे बने हुए अपक्षेप को कोलाइडी रूप में वैद्युत अपघट्ट मिलाकर परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में दो अंतर आपको लिखना है। किसमें? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? इनकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है और द्रव विरोधी होते हैं, इनकी कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इनका जो पृष्ठ तनाव है, द्रव स्नेही की बात करेंगे तो विलायक से कम होता है और इनका जो पृष्ठ तनाव है विलायक के बराबर होता है। ये दोनों अंतर हैं जो कि द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर है। आप इनको याद रखेंगे। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, स्टार्च प्रोटीन किसका है? ये याद रखिएगा, द्रव स्नेही का। ठीक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड किसका हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड का। AU और CU। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो स्कंदन क्या होगा? ये आज जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिए। डेफिनेटली 5 चैप्टर से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं में से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्कंदन हम किसे कहेंगे? देखिए, जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन की, समझना, कोलाइडी विलयन में क्या करेंगे हम? किसी वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा जब मिलाई जाती है तब कोलाइडी कणों का जो है अवक्षेपण हो जाता है और अवक्षेपण की इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जब किसी भी कोलाइडी विलयन में हम क्या मिलाएंगे? वैद्युत अपघट्ट विलयन मिलाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये मान लीजिए कोलाइडी विलयन है हमारा, इस कोलाइडी विलयन में हमने क्या मिला दिया? वैद्युत अपघट्ट मिला दिया। और जब वैद्युत अपघट्ट विलयन मिलाएंगे तो इन कोलाइडी कणों का क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्कंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, हार्डी-सुलजे का नियम। कौन सा नियम? हार्डी-सुलजे का नियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हार्डी-सुलजे का नियम। तो ये देखिए, विभिन्न आयनों की स्कंदन की तुलना करने के लिए, किसकी? विभिन्न आयनों की स्कंदन की तुलना करने के लिए हार्डी-सुलजे ने एक नियम दिया जो निम्नानुसार है। ठीक है, किसके लिए दिया है? स्कंदन की तुलना करने के लिए।
किसी आयन की स्कंदन क्षमता, समझना, किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? संयोजकता पर, ठीक है ना। किसी आयन की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, और जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी कैसी होती है? उतनी अधिक होती है। ये बात याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये आया है, ठीक है, कि स्कंदन क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है। बस नियम यही है, यह जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए, इसको समझिए। ऋणावेशित की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होता है? PO43 माइनस, SO42 माइनस और Cl। वहीं पर हम देखेंगे धनावेशित आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होता है? SN4 प्लस, Al3 प्लस, Va, ठीक है, बेरियम 2 प्लस और पोटेशियम प्लस, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, आप लोग चाहे इतना भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं? ठीक है, वैद्युत कण संचलन क्या है, ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, वैद्युत कण संचलन, इसके नाम से पता चलता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कणों का संचलन। संचलन यानी क्या होता है? गमन या चलना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। मीन्स क्या है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कणों का चलना या कणों का गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। आंसर यहाँ देखते हैं, कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं, किंतु जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कोलाइडी कण जो हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे वैद्युत कण संचलन। समझ में आ रहा है आपको? वैद्युत जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विद्युत के उदासीन होते हैं, लेकिन जब हम किसी कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो कोलाइडी कण क्या करते हैं? विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। किसकी ओर गमन करते हैं? विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे पूरी घटना को बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। क्या बोलेंगे बच्चों? वैद्युत कण संचलन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं? मोस्ट IMP एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ब्राउनी गति क्या होगी? कोलाइडी विलयन का सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर, किससे? कोलाइडी विलयनों को हम सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करते हैं तो ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव जो है अनियंत्रित रूप से सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। एक बार डबल से समझिए, कोलाइडी विलयन का सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण सदैव अनियंत्रित रूप से सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और ताप बढ़ाने से ब्राउनी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में आपको दो उदाहरण बताना है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में, आइए अंतर देखते हैं यहाँ से, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या है? पहला, अधिशोष और अधिशोषक के बीच में वांडर वाल्स आकर्षण बल कार्य करता है तथा यह जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? इनमें वांडर वाल्स आकर्षण बल होता है और इनमें होता है रासायनिक बल, ठीक है। पहला अंतर। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि यह जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं भौतिक अधिशोषण, और ये कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। एक अंतर हुआ। सेकंड, याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण, इनकी अधिशोषण ऊर्जा कैसी होती है? निम्न होती है। निम्न होती है कितनी? 20 से लेकर 40 किलो जूल होती है, जबकि इनकी जो अधिशोषण ऊर्जा उच्च होती है, 40 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ये दोनों अंतर आप याद रखिए भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्व उत्प्रेरण। देखो, उत्प्रेरक मैंने आपको बताए थे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 2015 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, स्व उत्प्रेरण क्या है? तो देखिए, ठीक है, कुछ अभिक्रियाओं में बना हुआ पदार्थ, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है और वो उत्प्रेरक का काम करने लगता है, उसे हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में बना हुआ पदार्थ ही स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसे हम स्वतः उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज की हमारी क्लास थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 चैप्टर सतह रसायन के मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद है कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे
आप यदि डबल से वीडियो को देखना चाहते हैं, इसको डबल से देखिए। कुछ क्वेश्चन आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से ही आपके सहयोगी होंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि किसी स्पेशल टॉपिक पर यदि आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।